गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, आप ये बताइए, अगर तीस्ता नदी जल विवाद कभी, क्योंकि बांग्लादेश में जो सरकार है उसके साथ संभव है कि भविष्य में मामला उठेगा। गंगा नदी का समझौता 30 साल का है, तो ये मामला उठेगा 2026 में। अब ऐसे करंट अफेयर के विषय आते हैं। मान लीजिए कभी आपने इतना अपना बांग्लादेश भारत पढ़ लिया, तीस्ता नदी कोई मुद्दा आ जाए तो कैसे आप लिखेंगे, मुझे ये बता दीजिए। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा आपने विषय समझ लिया। क्योंकि हम बार बार कहते हैं एग्जामिनर नई घटनाओं के आधार पर सवाल पूछता है, मुद्दे आपको वही लिखने हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन याद रखना पड़ता है। तो सवाल यह है कि तीस्ता नदी के विवाद का मुद्दा आ जाए तो आप लिखेंगे क्या, वही बताइए मुझे, तब मैं समझ जाऊं कि आपने भारत बांग्लादेश समझ लिया। क्या बताना है? अरे, तीस्ता नदी के विवाद का मुद्दा बताइए, उसमें क्या लिखना है, क्या इशूज आएगा। आप कहेंगे सर विवाद तो बताया नहीं, तो इशू क्या होता है? ऐसा भी है क्या? बताइए क्या लिखेंगे आप इसमें। मन में मत उबलिए, जो वो बोलना है बता दीजिए। कई लोग मन में उबले जा रहे हैं। बताइए आप लोग। ओ माय गॉड, कोई नहीं बोल रहा है। अरे भाई, तीस्ता नदी का जल विवाद पे सवाल आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। डायमेंशन भी नहीं बता पा रहे हैं आप। ओ माय गॉड, लिख लो मेरे बच्चों। आप लोगों ने सुबह सुबह मेरा दिल तोड़ दिया। ये बताओ, भारत बांग्लादेश मैंने पढ़ा दिया। और और ये भी कि भारत क्लू भी में भारत पाकिस्तान का जल विवाद भी मैंने पढ़ा दिया। और बांग्लादेश के साथ पढ़ते हुए जल विवाद का मैंने जिक्र भी किया। उसके बावजूद आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जो पुरानी बातें मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? लग नहीं रहा है। नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों? लिख लो फिर, तीस्ता नदी जल विवाद लिख लीजिए। तीस्ता नदी जल विवाद। पहला पॉइंट, भारत बांग्लादेश के बीच भारत बांग्लादेश के बीच 54 साझी नदियां हैं। भारत बांग्लादेश के बीच में 54 साझी नदियां हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता प्रमुख है। अब अभी देखिए, आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि जल परिवहन आगे बढ़े। इसीलिए प्रयागराज से होके, इलाहाबाद से होके, बाकायदा गुवाहाटी तक स्टीमर चल रही है, या एक तरीके से कह दिया जाए कि शिप चल रही है, जिससे कि नदी का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। और वो हो जा रही है बांग्लादेश होकर। अभी वाराणसी से क्रूज निकला, और वाराणसी से क्रूज गुवाहाटी तक गया और ढाका होकर। इसका मतलब है 54 नदियां हैं, तब तो आपस में संपर्क के बड़े माध्यम है। 54 नदियां हैं, जल के मामले में सहयोग किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है।
तो एक ही बात सहयोग का विषय हो सकती है, एक ही बात झगड़े कारण हो सकती है। इसलिए पानी, नदी, ये सब झगड़े कारण नहीं होता। झगड़े कारण मूल क्या है? पॉलिटिक्स। अब कल के लिए बांग्लादेश को भारत का विरोध करना पड़ेगा, तो अभी शेख हसीना मुद्दा है, मामला शेख हसीना का है, भारत विरोध का है। अन्यथा सोचिए, शेख हसीना वहां से चली आई, अब उनको, शेख हसीना पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, उनको टारगेट करने का मतलब क्या है? मामला तो भारत विरोध उठाना है, तो कोई ना कोई मुद्दा आ जाएगा उसमें। तो गंगा नदी का मुद्दा आ जाएगा, फिर ये आपका तीस्ता का मुद्दा आ जाएगा, जिससे आम जनता में भारत विरोध और आगे बढ़े। क्योंकि सरकार का विरोध करना पर्याप्त नहीं होता जब तक उसको जनता के समर्थन नहीं ले लेंगे। यही पूरी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है। यही तो आपने नेपाल में देखा, श्रीलंका है, हर जगह यही तो है। इन पानी का मुद्दा मुझे जवाब इसलिए था कि आप बता देंगे, क्योंकि मैंने पाकिस्तान साथ बता रखा है। आपको पता है, इस मुद्दे को जोड़ने के लिए अगर श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों की बातें आप याद रखें तो तुरंत आप उत्तर लिख देंगे। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको रेडीमेड प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी संभावना हमेशा कम होती है आपके एग्जाम में। आपको ऑन द स्पॉट एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उसके लिए समझ ही जरूरी है। जो आपके पास है, अरे कमाल कमाल की बात, क्यों नहीं? क्या लिखा आपने? हाँ। और जल परिवहन के क्षेत्र में, जल परिवहन के क्षेत्र में भारत बांग्लादेश के बीच जल परिवहन के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग भी जारी है। जल परिवहन के क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग भी जारी है। अगला पॉइंट, 96 में 30 वर्षों के लिए 96 में 30 वर्षों के लिए 1996 में 30 वर्षों के लिए गंगा नदी के जल विभाजन का समझौता किया गया। जिसमें भारत के द्वारा गंगा नदी के जल विभाजन का समझौता किया गया, जिसमें भारत के द्वारा बांग्लादेश को बांग्लादेश को जल के संबंध में एक तरफा छूट प्रदान की गई। जल के संबंध में एक तरफा छूट प्रदान की गई। संदर्भ में एक तरफा छूट प्रदान की गई। ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश तीस्ता नदी के मुद्दे पर भी तीस्ता नदी के मुद्दे पर भी एक तरफा छूट की मांग कर रहा है। और तीस्ता नदी के पानी के आधे हिस्से की मांग कर रहा है। तीस्ता नदी के पानी के आधे हिस्से की मांग कर रहा है। अगला पॉइंट, तीस्ता नदी के पानी के आधे हिस्से की मांग कर रहा है। अगला पॉइंट, तीस्ता नदी के
तीस्ता नदी के प्रवाह का सबसे बड़ा भाग भारत में है। तो तीस्ता निकलती है सिक्किम से। तीस्ता नदी के प्रवाह का सबसे बड़ा भाग भारत में है। लेकिन बांग्लादेश लेकिन बांग्लादेश इसलिए लेकिन बांग्लादेश इसलिए आधे पानी के हिस्से की मांग कर रहा है। बांग्लादेश इसलिए आधी पानी के हिस्से की मांग कर रहा है क्योंकि बांग्लादेश में गरीबी ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। बांग्लादेश में गरीबी ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। और बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। बांग्लादेश में गरीबी ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है और बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पानी के बंटवारे का ये सब आधार नहीं होता। पानी के बंटवारे का सिंपल आधार क्या है? जिसका भूभाग उसका पानी। अब बांग्लादेश तो अलग तर्क दे रहा है। इसका मत अब सवाल है, अब भारत का अप्रोच क्या होगा? ये बांग्लादेश से डिसाइड होगा या बंगाल से भी? अब आप याद रखिएगा, अब कैसे दोनों देशों की घरेलू पॉलिटिक्स प्रभावित करती है संबंधों को। जैसे भारत श्रीलंका के मामले में घरेलू पॉलिटिक्स है, वैसे भारत बांग्लादेश के मामले में भी घरेलू पॉलिटिक्स है। तो भारत बांग्लादेश के मामले में घरेलू पॉलिटिक्स क्या है? पश्चिम बंगाल। घरेलू पॉलिटिक्स क्या है? बांग्लादेश। अगला पॉइंट, तो घरेलू पॉलिटिक्स का अगला पॉइंट है। अच्छा, घरेलू पॉलिटिक्स से पहले ये भी आपको याद दिला दें कि हमने 84 में एक ट्रांजिशनल समझौता कर भी रखा था और ज्वाइंट वाटर रिवर कमीशन भी बना हुआ है और स्वाभाविक रूप में पानी के साझा डेटा भी शेयर करते हैं, जिसमें हमने ये कर रखा था कि भारत को पानी मिलेगा, तीस्ता को भारत को पानी कितना मिलेगा? 39%। बांग्लादेश को कितना मिलेगा? 36। 75% होना चाहिए, दोनों होगा 75%। ये समझौता था 39-36 मिलेगा, तो 3% इंडिया को ज़्यादा था। 25% पानी फ्री फ्लो के लिए रखा जाएगा। पानी सब बांट नहीं सकते, वह पानी का रास्ता बंद थोड़ी होगा। और जब नदी का रास्ता बंद करेंगे तो फिर बरसात में शहर नदी में डूब जाएंगे, ये समस्या आती है। अब बांग्लादेश क्या कह रहा है कि बांग्लादेश का ये तर्क है वर्तमान में कि ये रेशियो सीधा कर दिया जाए 40-40 और 20। 40 बांग्लादेश को, 40 इंडिया को, बाकी 20% किसको? मुक्त प्रवाह का 20%, जिससे नदी बनी रहे, नदी सूखे नहीं है। 20% नदी का रास्ता होना चाहिए। और कई बार अब देखो, इसे नदियों में कई बार बाढ़ आना बहुत जरूरी है। नदी में बाढ़ ना आने के कारण क्या है? नदी के किनारे सब लोगों ने इंक्रोच कर लिया। अभी आप देखते हैं बेंगलुरु में लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अरे बाढ़ आ गई, आपने नदी में ही घर बना लिया। अब देख लीजिए यमुना किनारे, यमुना के लोग बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। कमाल की बात है, ये पूरा यमुना किनारा था एक जमाने में, लेकिन ये यही है, यही सब बिल्डर लोग हैं, अपना जमीन बेच बाच दिए। इस वजह से फ्री फ्लो हमेशा होना चाहिए। अब सवाल है, आधा पानी दिया जाए न दिया जाए? अगला पॉइंट, अगला लिखिए। क्यों नहीं दिया जाए मेरे बच्चे? अगला अगला पॉइंट लिख लो। भारत बांग्लादेश
नदी जल विभाजन में भारत बांग्लादेश नदी जल विभाजन में भारत की घरेलू समस्या या भारत की घरेलू राजनीति भारत की घरेलू राजनीति इसे प्रभावित करती है। भारत की घरेलू राजनीति से प्रभावित करती है क्योंकि संघीय व्यवस्था में जल का विषय राज्यों के पास है। संघीय व्यवस्था में जल का विषय राज्यों के पास है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस समझौते के विरोधी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस समझौते के विरोधी हैं क्योंकि उनका तर्क है कि गंगा नदी में बांग्लादेश को आधा हिस्सा देने से गंगा नदी के पानी में बांग्लादेश को आधा हिस्सा देने से कोलकाता पत्तन प्रभावित हो गया। बांग्लादेश को आधा हिस्सा देने से कोलकाता पत्तन प्रभावित हो गया। यह बहुत कठोर भाषा में लोग कहते हैं प्रभावित हो गया, मर गया। पानी नहीं है, पानी है ही नहीं है। उसी गंगा नदी का पानी कोलकाता के लिए सप्लाई, पीने का पानी भी चाहिए। आपने इतनी दरिया दिली दिखा दी, पता चला खाना बना था और पड़ोसी को सारा खिलाकर बैठ गए और बाद में थाली बजा रहे घर में बैठ के। इतनी भी दरिया दीदी कहती हैं, बताओ, दीदी कहती हैं भलो अच्छी। अगला पॉइंट, अच्छा ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। मोदी सरकार के पास ऐसा ऑप्शन है, आर्टिकल 253 का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय समझौते का तर्क है कि पानी अगर दे दिया जाए बांग्लादेश को तो दीदी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो संविधान से संभव है वो राजनीति के द्वारा संभव नहीं है। यही खास बात है, यही पॉलिटिक्स है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। अगला पॉइंट, शेख हसीना के द्वारा यह कहा गया था कि वे भारत के लिए शेख हसीना के द्वारा यह कहा गया था कि भारत के लिए पारगमन मार्ग देने को तैयार हैं। वे भारत के लिए पारगमन मार्ग देने को तैयार हैं, बशर्ते बांग्लादेश को तीस्ता नदी के पानी में आधा हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। बशर्ते बांग्लादेश को तीस्ता नदी के पानी में आधा हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश की कोई सरकार यदि भारत को छूट देती है
तो बांग्लादेश की विपक्षी दल उसे भारत की कठपुतली मान लेते हैं। बांग्लादेश के विपक्षी दल उसे भारत की कठपुतली मान लेते हैं। अगला पॉइंट निष्कर्ष है, निष्कर्ष लिख लीजिए। इसका मतलब दोनों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। भाई हसीना से बार बार, जब हसीना भारत को सहयोग करती थी तो वहां के विपक्षी दल कहते थे मैडम कुछ ले भी रही हो, सब कुछ दे ही जा रही हो। ये प्रॉब्लम आती थी। इसे निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष लिख लीजिए। पड़ोसियों के साथ भूमि और जल का मूल मुद्दा नहीं है। पड़ोसियों के साथ भूमि और जल का मूल मुद्दा नहीं है। वास्तविक मुद्दा राजनीतिक है। बस एक बात आपको याद दिला दे, 96 में जब हमने बांग्लादेश के साथ जल के समझौते किए थे, उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे, और ज्योति बसु ने बिल्कुल बांग्लादेश को आधे पानी देने का समर्थन किया, और अब बड़े आराम समझौता हो गया। आज की डेट में कौन है? ममता दीदी। और ममता दीदी की सारी पॉलिटिक्स किस पे है? किसान पर। तो पानी का मुद्दा, जब पंजाब हरियाणा के बीच पानी का झगड़ा है तो भारत बांग्लादेश के बीच में है, तो कौन से आश्चर्य की बात है? भावनात्मक मुद्दा ही तो है। क्या लिखा आपने? हाँ, भारत बांग्लादेश, इसी में लिखना है, भारत बांग्लादेश के मित्रतापूर्ण संबंध से ही यह निर्धारित होगा कि क्या भारत बांग्लादेश को एक तरफा छूट दे सकता है। मित्रतापूर्ण संबंध से ही निर्धारित होगा कि क्या बांग्लादेश भारत को एक तरफा छूट दे सकता है। भारत बांग्लादेश को एक तरफा छूट दे सकता है। यही है पूरे भारत बांग्लादेश के संबंध। तो नए नए मुद्दों पर भी अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, इतना आपने पढ़ लिया, बांग्लादेश से भारत की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा प्राप्त हो सकता है? 4 पॉइंट मुझे बताइए। बहुत अच्छा जवाब, ओ माय गॉड। अरे मेरे बच्चे, एक एक बच्चे कोई बोल के बताओ ना, तरन टप 4 पॉइंट। अरे बांग्लादेश को सुरक्षा खतरा कैसे बांग्लादेश भारत के लिए सुरक्षा खतरा कैसे बन सकता है? अब 4 पॉइंट आप सीधे नहीं बता नहीं सकते, बताओ तेजी से बोलो। एक 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 व्यक्ति बोले, ये सब हाँ वहां मत करा करो बन बच्चे, सब एक साथ बोलते हो, ये कोई कोई तरीका है? ओ माय गॉड। तेजी चुप, बाकी चुप हो जाओ, एक को बोलने दो, अब चुप हो जाओ, बोलो। और 2 ही पॉइंट तो बताए, और बताओ। ये देखो, ये बच्चों बार बार मैं कहता हूं, पढ़ने का मतलब यही है। अब ये नहीं कि एक एक पॉइंट लिखवाएंगे फिर तो बहुत लंबा क्लास चलता चला जाता है, और हर बात पूछे किसी कोई गारंटी, एक कभी भी कोई चीज पूछी जा सकती है। भारत बांग्लादेश आप पढ़ रहे हैं तो इतनी बात तो
अरे मेरे बच्चों, पड़ोसी के साथ कुछ तो अरे कुछ लॉजिकल हो जाया करो, कहाँ कहाँ से मामला बनता है। सीधी सी बात है, भारत बांग्लादेश की सुरक्षा इसलिए प्रभावित करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में होने वाली उग्रवादी गतिविधियां। अगर बांग्लादेश की सरकार नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेश में शरण लेगी तो भारत की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी? हो जाएगी। पहला, अवैध नशीली दवाओं का व्यापार, हथियारों का तस्करी, ये समस्या होती है क्योंकि सीमा अभी नियंत्रित करने में 1/3 सीमा पर आज भी कोई तारबंदी नहीं है। कारण ऐसा है क्योंकि सीमा पर तारबंदी होने के लिए आपको नो मैंस लैंड चाहिए। इसका मतलब दोनों की जनसंख्या को लगभग बॉर्डर से 10-10 किलोमीटर पीछे किया जाए, और वहां की जनसंख्या कैसे हम कर सकते हैं? अपनी जनसंख्या पीछे करें, लगभग नामुमकिन है, वो हो ही नहीं पाएगा। तीसरा, चाइना फैक्टर आप भूल रहे हैं, चाइना फैक्टर। चौथा, कट्टरवाद। याद रखिए, अगर बांग्लादेश में कट्टरवाद होगा तो आपको यहाँ हिंदू कट्टरवादियों को सपोर्ट नहीं करेगा, वो एकदम करेगा वो। इसलिए आप याद रखिएगा, अफगानिस्तान में जो घटनाएं होती हैं, पाकिस्तान में जो घटनाएं होती हैं, लोग उसी का वीडियो बना बना के भेज रहे हैं आजकल, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब आप याद रखिएगा, जबकि कोई भी झगड़ा दुनिया में धर्म के आधार पे मूल मुद्दा पॉलिटिक्स का होता है, उसके पीछे सब अब जो पॉलिटिकल लोग हैं उसको अलग अलग तरीके से प्रचारित करते हैं। इसलिए बांग्लादेश से हमें सुरक्षा के खतरे ये सब प्राप्त होते हैं। तो बांग्लादेश में अस्थायित्व होगा, भारत विरोधी सरकार होगी, तो यही समस्याएं तुम्हारे लिए बढ़ेंगी। ये भी लिखवा है। तो मेरे बच्चों जवाब नहीं देते यार, अब हमेशा मल्टी डायमेंशनल पहला, हर चीज लिखना है तो स्वाभाविक तौर पर कोई भी चीज हो तो उसका मल्टी डायमेंशनल बना लो, और यही तरीका फिर एग्जाम में काम करता है। इसलिए कोई भी चीज हो तो उसके 4-5 आंसर तो आपको टू द पॉइंट तुरंत आ जाने चाहिए। तो आगे बढ़े अब, भारत और चीन, अगला हेडिंग है भारत और चीन। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी आपने पढ़ ली है, तो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो फिर ये बात उसमें अपने आप आ जाती है। इंटरनल सिक्योरिटी में सब सारी बात आ जाएगी। क्या लिखा आपने? भारत और चीन। याद रखिए, अभी तक जितना हमने पढ़ा पड़ोसी है, लेकिन चीन क्या है? पड़ोसी तो है ही है, लेकिन और दोस्तों, अपना दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन टॉप कर जाए तो फेल हो जाए दुख होगा, लेकिन अगर टॉप कर गया, याद रखिए, चीन की अर्थव्यवस्था, चीन की इकोनॉमी का आकार कितना है? 18, चाइना मतलब 18 ट्रिलियन डॉलर। भारत कितना बताया आपने? चलो मैं थोड़ा सा बढ़ा के 4 मान लेता हूं भाई, चलो 4 मान लो। और अभी हम सोच रहे हैं अपनी इकोनॉमी को 5 बढ़ा दे, 5 बढ़ा दे, 5 बढ़ा दे। हम पीटी की तैयारी कर रहे हैं, चीन यहाँ इंटरव्यू पास करके रिजल्ट में आ चुका है। कहाँ 4 और कहाँ, ओ माय गॉड। एक एक बात याद रखना मेरे बच्चों, ये कंपैरिजन, अरे इसलिए अच्छा कई लोग क्या सोचते हैं, चीन मतलब 2 अक्षर का, भारत मतलब 3 अक्षर का, तो हम बड़े। और कई कई बार इंडिया टीवी वाले बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं, इंडिया टीवी वाले कहते बहुत हो गया, एक बार चीन को हम सबक सिखा देंगे हैं। एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, ऐसी बाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, उससे पंगा न लीजिए जो आपसे तगड़ा होए। ये रियलिज्म है मेरे बच्चों। एक बात याद रखना, कहीं भी सड़क पे कोई झगड़ा हो जाए, ये देख लेना झगड़ा किसके साथ हो रहा है। कोई हट्टा कट्टा आदमी हो तो धीरे से पतली गली निकल लेना वहां से। ये नहीं गरिमा पर हमला हो गया, गरिमा पर हमला हो जाने दो, हड्डी बचाओ। पॉलिटिक्स की सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि जान है। अब कमाल की बात है, भारत 4 और चाइना, क्या करे मेरे बच्चों। और
चाइना, ओ माय गॉड। अब आपको बुरा लगेगा, सर दुश्मन देश की तारीफ कर रहे हो। आईआर में हम रेशनल होते हैं, आईआर में हम तार्किक होते हैं, हम भावनात्मक नहीं हो सकते दोस्तों। और मैं भी बार 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 मना करता हूं, भावनात्मक मत बनो। जीवन में आगे बढ़ना है तो भावना को छोड़ना जरूरी है। अरे मैं भावना में तो मनोविज्ञान, व्यक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कमाल की बात है। जब जब बांग्लादेश के बारे में पूछा था इतना तेजी से आवाज नहीं आई थी। बांग्लादेश के बारे में पूछा था तो आवाज कहाँ चली गई थी मेरे बच्चों। इसलिए और सुनो, पहले और सुनो। अरे मेरे बच्चों देखो, देखो अमेरिका की इकोनॉमी 22 है। अमेरिका इतना आगे बढ़ गया, वो हमें नहीं चिंता है। अमेरिका 300 साल पहले आगे बढ़ना शुरू हुआ, 300 साल पहले आगे बढ़ना शुरू हुआ और हमसे आगे निकल गया। उसकी कंपेरिजन में हम और चाइना लंगोटिया यार थे, क्लास फेलो थे। क्लास फेलो का मतलब है क्लास में साथ साथ फेल होने वाले दो सहपाठी, क्लास फेलो। इसलिए क्लास फेलो का मतलब ये नहीं होता है सहपाठी, फेल होने वाला नहीं है। फेलो मतलब साथी। जैसे रिसर्च फेलो मिलता है, तो रिसर्च में फेल होने के लिए नहीं मिलता है, रिसर्च में अनुसंधान के लिए पैसा मिलता। फेलो का मतलब दोस्त। ओ माय गॉड, हमारा दोस्त इतना आगे निकल गया और हम, मेरे दोस्तों एक कहानी कुंभ में बिछड़े हुए ऐसे दो दोस्तों की है, जो एक बन गया बिलियनर और दूसरा बन गया फुक्कड़। अब हम भारत को फुक्कड़ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी किसके पास है? दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी किसके पास है? दुनिया की सबसे बड़ी ईबी टेक्नोलॉजी किसके पास है? दुनिया में हर बिकने वाला तीसरा जूता किसका है? जूता मार कौन रहा है? इसलिए मेरे बच्चों 21वीं शताब्दी किसकी? क्या करें? यानी मेरे बच्चों पड़ोस बाकी तो पड़ोसी थे, नेपाल भूटान, ये सब बहुत चिंता नहीं करते। ये तो हमारा बड़प्पन है कि जाकर कुछ बिस्किट नेपाल भूटान के 2-4 चॉकलेट रखिए, पर्याप्त है। कभी हाँ वहां करिए, चॉकलेट निकाल दे, चुप हो जाएगा। ऐसा ही होता है। और अगर ना भी चुप हो, जाके 2-4 लाफा मार दीजिए, बताइए मत, मान जाएगा। चाइना क्या किया जाए? याद रखिए मेरे बच्चों, आपको पता है चाइना इस समय 21वीं शताब्दी को डिक्टेट कर रहा है। पुतिन को ताकत कौन दे रहा है? ईरान को कौन फुला रहा है? ताइवान पर किसकी नजर है? अमेरिका को टक्कर लेने कौन तैयार है? अमेरिका को पीछे करने कौन तैयार है? अगर ऐसा हो गया मेरे बच्चों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, देखो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की ऐतिहासिक घटना थी, जो सदियों में एक बार होती है। इसी को रियल में करंट अफेयर कहा जाता है। कोई ऐसी घटना हो जाए जो सदियों में एक बार होती है। आपके साथ भी रोज करंट हो रहा है, अफेयर नहीं हो रहा है। अफेयर कभी 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 10-5 सालों में एक बार होता है। इसका मतलब है चाइना, अगर जिस दिन चाइना और डेंग शाओपिंग सबने पूछा दादा क्या प्लान है, डेंग शाओपिंग ने कहा मां कसम। हमने कहा सर आप कम्युनिस्ट है, मां की कसम भी खाते हैं? उन्होंने कहा नहीं आप इंडियन इसलिए मैं खा रहा हूं। दादा ने कहा आने वाले समय में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे और वो हमारा समय है 2049। हमने कहा दादा ये तो लगता है आप पहले कर लोगे। उन्होंने कहा हाँ हमें पता है, चाइना जो नहीं कहता वो बिल्कुल करता है, जो कहता है वो शर्तिया करता है। इसलिए 2049 उसने टारगेट बना के रखा है। आप बस 5 साल वेट करिए। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन?
दुनिया की सबसे बड़ी सेना कौन, दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग कौन? क्या करें हम, क्या करें मेरे बच्चों? इतने उत्साह से बोल रहे हो, जैसा लगता है सेलिब्रेट कर रहे हो चाइना के आगे बढ़ने का। आज की डेट में पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स, और ए ओ माय गॉड, 100 सालों बाद, वंस अपॉन अ टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक शक्ति उभरा था जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक महाशक्ति का उदय हुआ था जिसको दुनिया में 100 साल तक कोई चैलेंज नहीं कर पाया। और आपको बता दें, कोल्ड वॉर में सोवियत संघ अमेरिका के आगे पीछे नहीं आ पाया। अमेरिका के बस केवल सैनिक शक्ति को उसने थोड़ा सा चैलेंज कर दिया था। अमेरिका की इकोनॉमिक पावर को सोवियत संघ कभी आसपास नहीं आ पाया। कंपटीशन की बात तो दूर रखिए, चाइना किसको कंट्रोल कर रहा है? इकोनॉमिक पावर को। और इसलिए पहली बार 100 साल में ऐसा लग रहा है अमेरिका डिक्लाइन पर आ रहा है और चाइना राइज की तरफ जा रहा है। और अगर चाइना राइज होगा तो ये भी याद रखिए, चाइना साम्यवादी है, एक दल का सिस्टम है। और भी चाइना ने अफ्रीका के 54 देशों को बुलाया, अफ्रीका को सबसे बड़ी आर्थिक सहायता देने वाला, लैटिन अमेरिका के साथ सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, यूरोप के साथ सबसे बड़ा व्यापार करने वाला, अमेरिका के साथ। धीरे से क्यों बोल रहे हो? सब चाइना कहते चले जाओ, बस यही लॉजिक है। हर चीज रटने की आवश्यकता नहीं होती मेरे बच्चे। इसीलिए आप देखो, आप सोचते हो यूपीएससी के पीटी रट के पास हो जाएगा ना। आधी बात पढ़ो और आधा लॉजिकल मान लो कि इसका मतलब ये होगा ही होगा, टिक कर दो अपने आप में। अरे जहां मैं बोलूं बस चाइना बोलते जाना। भारत का सबसे बड़ा व्यापार, अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापार, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, दहिया रे दहिया, और कुछ बचा? इसलिए मेरे बच्चों, हम हमारे पास उत्साह है कि हम भी आगे बढ़ेंगे, ये हमारी भावना है। हमारी दुनिया होगी, ये हमारी भावना है। लेकिन चाइना की दुनिया है, ये हकीकत है। हकीकत तो भावना में अंतर होता है मेरे बच्चों, इस बात को इनकार नहीं कर सकते। अब और यार देखो, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापार, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, नेपाल का नहीं, नेपाल भूटान एक्सेप्शन है। नेपाल भूटान एक्सेप्शन है, और अन्यथा पूरी दुनिया में। अब ये बताओ यार, अब चाइना ये कहता है हमारा उत्सव हो रहा है, मैं दुनिया को छा जाना चाहता हूं। भारत कहता है हम बराबर है, हम बराबर है। चीन के राष्ट्रपति से पूछा गया, महोदय भारत के बारे में आप क्या राय है? उनका ठीक है, लेकिन एक बात हमें हमें कहनी है। उनका कह दो। हमें बहुत शर्म लगता है। मैं कहा सर आपको शर्माने की क्या बात है? शर्माए मेरे बच्चे जो भारत बांग्लादेश का सवाल नहीं दे पाए उत्तर। राष्ट्रपति ने कहा एक बात याद रखो, ये हर बात के लिए इंडियन कहते इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। अरे हमारी कोई बराबरी है? दूसरी बात, जहां देखो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, अंगुली करते रहते हैं, और जहां देखो मोदी जी तने रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे बराबर में है। चाइना ने कहा हम ठेंगा किसी को नहीं समझते। और सुन लो, और पीछे पीछे आओ मेरे, यही चाइना कह रहा है कि पीछे पीछे आओ, इंडिया को हम कुछ नहीं समझते। हकीकत भी है मेरे बच्चों। बताओ, एक बात याद रखना, अब आप कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट है, बारात में आप भी गए, वो भी गए, और कहो सुनो दोस्त साथ डांस करेंगे क्योंकि तुम चयनित हो, मैं तैयारी कर रहा हूं। पहले खोपचा में बैठ जाओ, तुम उधर चलो। मेरे दोस्तों, पावर एसिमेट्री है, यार की भाषा में कहें पावर एसिमेट्री हो। चाइना यही तो कहता है,
चाइना कहते हैं यार इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, दलाई लामा को यहां बैठाया हुआ है। जरा सोच के देखो, मैं पड़ोसी हूं और मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में छा जाए, इंडिया भी पीछे पीछे चले, इंडिया को फायदा मिल जाए। हमने कहा मतलब क्या चाहते हो, चाइना का राइस या एशिया का राइस? चाइना का करेक्ट। हमारा राइस किसका राइस होगा? एशिया का राइस। भारत से पूछा गया, अरे चाइना साथ क्यों नहीं हो जाते? उनका सीमा क्या फंसी हुई है, फिर मामला फंस गया मेरे बच्चों। भारत से यही बात मैंने पूछी, मोदी जी क्या एससीओ में जाते हो, ब्रिक्स में जाते हो, हर जगह इशारों इशारों में चीन पे वार करते हो, विस्तारवाद नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अरे ये अमेरिका, अमेरिका का छोड़ो, ये सब बूढ़े लोग हैं, जवान आदमी का साथ पकड़ो। अमेरिका सठिया गया है, डिक्लाइन पे है, और चाइना जवान की तरह उड़ रहा है मेरे बच्चों की तरह। उगते सूरज का साथ पकड़ोगे या ढलते सूरज का साथ पकड़ोगे? चाइना उगता सूरज है, पकड़ लो। लेकिन मोदी जी का सुनो, हम साथ चलना चाहते हैं, लेकिन ये दादागिरी दिखाता है, हर बात में ठासता रहता है। हमने कहा हाँ ये मतलब तो ठीक है। हमने कहा प्रॉब्लम अपनी बताओ। उनका बताओ, अभी महाशक्ति बन रहा है, हम भी सेलिब्रेट कर लेते। अरे थोड़ा बड़ा दिल दिखाए, जब देखो कह रहा है हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन, और जमीन हमारी है इसे, और जब देखो हमारे खिलाफ काम करता रहता है। आज कह रहा है जमीन हमारी है, कल कह रहा है हिंद महासागर हम बदल देंगे, और हमारे सारे विरोधियों को सहायता देता है। बताओ चीन क्या कहेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता में चीन ने हमारा साथ दिया, एनएसजी के मेंबरशिप में चीन ने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान को कौन उकसाता है? नेपाल कौन उकसाता है? मोइजुक कौन उकसाता है? हमारी सीमा पर बुरी नजर किसकी है? अफलातून होगे तो अपने घर के होगे। इसलिए एक बात याद रखना, और हम भी नेपाल भूटान नहीं है, हमारी जनसंख्या ही पर्याप्त है। और इकॉनमी नहीं हुआ तो क्या हुआ, जवानी तो है, जोश तो है, हम जोश से ही लड़ेंगे। इसलिए यही लफड़ा है। चाइना कह रहा है इंडिया हमें घेर रहा है, इंडिया कह रहा है हमारी सीमा पर। बात कैसे बनेगी भाई? बात बनेगी या नहीं बनेगी? भारत की चिंता जो वाजिब है चीन की। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में गए, हमने चीन से कहा भाई अरे कुछ तो हमारा समर्थन कर दिया करो। चीन ने कहा सुनो तुम महाशक्ति नहीं हो। हमने कहा भाई छोटे भाई है, उत्साह तो बढ़ाओ, ऐसे तुम कह देते हो महाशक्ति नहीं है। हमने अमेरिका को फोन किया, हमने कहा दादा हम क्या हैं? उनका महाशक्ति हो। हम क्या धन्यवाद। चीन हमें नहीं मानता, चीन के साथ हमारा कोई सैनिक संबंध नहीं है। चीन के साथ, चीन तो परमाणु मुद्दे पर बात नहीं करता। हमने 1974 में परमाणु परीक्षण किया, तब उसने कहा परमाणु ब्लैकमेल कर रहे हो। हमने कहा भाई ब्लैकमेल करने क्या बात है, इसे ब्लैकमेल किसको कर रहे हैं? 98 में हमने परमाणु परीक्षण किया, लोटा पानी लेके हमारे ऊपर चढ़ बैठा, कैसे परीक्षण कर दिया, तुमने ऐसे काम किया। जिसके पास परमाणु बम है वो ऐसी बात कर रहा है। और ये चिंटू हमेशा, चिंटू किसके बल उछलता रहता है। कमाल की बात है यार। चाइना के कैसे भरोसा करे दोस्तों, संप्रभुता पर हमला कर रहा है, दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है, और हमें कोई काम की बात देता नहीं। इसे मामला फंस जाता है। और फंसता कैसे है, हेडिंग लिख लीजिए। यही शुरुआत करते हैं, इतिहास बाद में देखेंगे, क्योंकि याद रखिए इतिहास एक बार देख लेंगे, क्योंकि इतिहास हमारे उतना काम का होता नहीं है। इतिहास तो बस एक क्रमिकता बनाने के लिए हम देख लेते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए, पहला हेडिंग है नई विश्व व्यवस्था। हेडिंग है
नई विश्व व्यवस्था और भारत चीन संबंध। नई विश्व व्यवस्था और भारत चीन संबंध। पहला पॉइंट, 21वीं शताब्दी इक्कीसवीं शताब्दी चीनी शताब्दी है। 21वीं शताब्दी चीनी शताब्दी है और चीन सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। महाशक्ति छोड़िए, महाशक्ति का अगला दर्जा क्या है? सुपर पावर। मेजर पावर नहीं, मेजर पावर का अगला नाम क्या है? सुपर पावर। चीन सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। और शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, शी जिनपिंग शी जिनपिंग ने चीन के सपने का, चाइनीज ड्रीम, शी जिनपिंग ने चीन के सपने का विचार देते हुए कहा, शी जिनपिंग ने चीन के सपने का विचार देते हुए कहा कि 2049 तक, 2049 तक चीन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। चीन की नेवी पहले ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। चीन की नेवी पहले ही विश्व की सबसे बड़ी नेवी बन गई है। चीन की नेवी पहले ही विश्व की सबसे बड़ी नेवी बन गई है। अगला पॉइंट, चीन के एक शक्तिशाली उभार से भारत के लिए चीन के इस शक्तिशाली उभार से भारत के लिए चिंता होना स्वाभाविक है। चीन के इस शक्तिशाली उभार से भारत के लिए चिंता होना स्वाभाविक है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। भारत के लिए चिंता होना स्वाभाविक है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1, अब देखिए, हम खासतौर पर क्रमिकता की बात करते हैं। हमारे कई जगह प्रॉब्लम है, दक्षिण चीन सागर, अफ्रीका। देखिए, जब लिखने की बात आती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं सबसे पहला। ये क्रमिकता हमेशा लिखने में ध्यान रखिए। हर देश की अपनी प्राथमिकता होती है, इसलिए आप देखेंगे नेपाल के साथ जो हमारी प्राथमिकता थी, बांग्लादेश के साथ थोड़ी बदल गई।
श्रीलंका के साथ थोड़ा मामला समुद्र का आया, बांग्लादेश के साथ बिल्कुल नहीं था। तो प्राथमिकता थोड़ी चेंज हो जाती है। दूसरी बात ध्यान में रखने की है, चीन के साथ हमारी कई चिंताएं हैं, लेकिन जो सबसे पहला मुद्दा आएगा, कौन आएगा? सीमा। भाई मामला देखिए, अब टेक्निकली मामला सीमा का नहीं है, संप्रभुता का है, राष्ट्रीय एकता अखंडता का है, मार्मिक हितों का है। इससे हम कोई समझौता नहीं कर सकते। इसलिए, और ये हमारा बहुत प्राइमरी कंसर्न होगा। बात को ऐसे देखिए, कई लोग कहते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, भारत चीन के बीच में केवल केवल सीमा विवाद तो है। केवल केवल क्या है? सीमा केवल है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कमाल की बात है। ये अरे मेरे बच्चों, ये संवेदनशीलता है किसी चीज को समझने की। और सीमा विवाद हम अलग से भी देखेंगे। अभी तो हम एक पिक्चर आपको बना दे रहे हैं कैसा मामला है। सीमा विवाद केवल नहीं है। ये सीमा विवाद है या चीन की दादागिरी है? कमाल की बात नहीं यार। इतना बड़ा भूभाग वाला देश, एक एक इंच हमारे जमीन कब्जा किया जा रहा है, यानी पड़ोसी इतना पावरफुल होते हुए हमारी जमीन पे निगाह रख रहा है। उसकी गरीबी कारण है या उसके दादागिरी का परिणाम है? कमाल की बात है। हमने तिब्बत छोड़ दिया मेरे बच्चों, इसलिए शांति से रहो। हमने तो पड़ोसी के लिए 2-4 फीट छोड़ दिया था कि अब शांति से रहेगा। उसके बाद उसने कहा पूरा जमीन ही मेरी है, अब बताओ क्या करें? हम दूसरे गांव में चले जाएं? बहुत बड़ी बात है। और गंभीरता, बस इतनी बात मैं आपको बता दूं, भारत और चीन के साथ लगभग 3,488 किलोमीटर की सीमा है, जो तय नहीं है कि सीमा कहाँ है। सीमा कहाँ है? ओ माय गॉड। अब मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे बच्चों, अब मुझे मैप पे आना पड़ेगा, तब आप इस गंभीरता को समझेंगे। दिक्कत ये होती, कई बार मैप ऐसे आते हैं जो कि विदेशी सरकार ने बनाए हैं, तो विदेशी सरकार नाम अलग लिख देती है, और नाम अलग लिख देती है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। देखिए इसमें भी मैप ठीक नहीं है। अब देखिए ये हमारे भारत की मुंडी काट दिया इस मैप ने, ये सही मैप नहीं है, इसलिए इससे भावनात्मक मत होइएगा। लेकिन भारत चीन के बीच में आपको इशू बता दे, जो अभी चल ही रहा है, ये ले लिया, ठीक है। पहले क्या सोचा था, तिब्बत दे देते हैं। अगर तिब्बत हमारे पास होता तो भारत चीन का सीमा विवाद ही कभी नहीं होता, याद रखिएगा। तिब्बत अगर एक स्वतंत्र राज्य होता तो हमारे लिए इतनी अच्छी कंडीशन होती कि पूछिए मत। तिब्बत तो इतना शक्तिशाली था नहीं, कभी चैलेंज कर देता। तिब्बत तिब्बत ने आज तक कोई झगड़ा नहीं उठाया भारत चीन के साथ। हमने यही तो सोचा था, कोई बात नहीं है, चीन ने कहा भाई तिब्बत हमारा है, और उस समय चीन अलग थलग था। नेहरू जी ने कहा, कोई बात नहीं है, हम एक साथ रहेंगे, हम एशिया का नारा देंगे। अरे ठीक है, एशिया का नारा देंगे। नेहरू ने ये नहीं सोचा कि सीमा कहाँ है। वो सीमा खोज कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड बार बार जाते थे। लफड़ा कहाँ पे आया? नेहरू जी जैसा शांति प्रिय व्यक्ति, उन्होंने सोचा भाई कि सीमा स्टेब्लिश थी, भारत चीन के बीच में वेल स्टेब्लिश सीमा थी। तो अगर मान लीजिए कि नेहरू ने तिब्बत को दे ही दिया, तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को मान लिया,
सीमा पर कब्जा तो कर लिया होता, जो जमीन खरीदो पहले उस पर क्या बनवा दो, बाउंड्री। भोले भाई लोग ऐसा नहीं करते। होशियार आदमी क्या करता है, अपनी जमीन को पहले कब्जा कर लेता है, उसके बाद क्या कहता है, अब ये सीमा यहां से जाएगी। आपने तो कुछ बनवाया ही नहीं। चीन ने बड़ी होशियारी से अपनी तरफ पूरा सीमा पर रोड बना लिया, सड़क बना लिया, सब कुछ कर लिया। जब वो तैयार हो गया तब उसने कहा पहले तिब्बत लिया, उसके बाद क्या कह दिया, अक्साई चीन भी हमारा है। उसके बाद यहाँ देशपांग डमचुक में प्रॉब्लम है, वो अलग से आपको दिखा देंगे। लेकिन ये कह रहा है, हमने कहा ये इसमें लाल क्यों दिखा रहे हो भाई। उसने कहा ये तिब्बत का दक्षिणी भाग है। हमने कहा है, ये तो अरुणाचल है। गन्ना, ये तिब्बत का दक्षिणी भाग है। अब बताइए, ऐसी देश के साथ दोस्ती हो सकती है क्या। इधर का ले लिया, इधर का ले लिया, और बाकी हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पे उसके दावे चल रहे हैं। एक मेजर झगड़ा इन दोनों तरफ है। और जरा सोच के देखिए, इतना पावरफुल होने के बावजूद चीन पूरी दुनिया को आगे बढ़ने को तैयार है, फिर भी विस्तारवादी नीति अपनाया जा रहा है। और ये केवल हमारे यहां तक नहीं मामला, जापान को कह रहा है कि सेंकाकू हमारा है। जापान का काकू केवल हमारा है दादा, काकू तुम्हारा नहीं है। ये बताओ सेंकाकू पर कब्जा किसका है। इनका है तो तुम्हारा, लेकिन तुमने हमसे छीन लिया था। अब देखो, अभी फिलीपींस में चला गया, फिलीपींस के नाव को डुबो दिया दक्षिण चीन सागर में। फिलीपींस चिल्लाया भारत भाई आ जाओ, हमें फंसा दिया है यहाँ पे। हमने कहा हम वहां नहीं आ सकते, अमेरिका को बुलाओ। अमेरिका उधर से आया। अमेरिका ने फिलीपींस क्या हो गया, उसने कहा भाई देखो पीट रहा है। अमेरिका ने कहा तुम्हारी सीमा कहां तक। चीन ने कहा हमारी सीमा वहां तक जहां तक फिलीपींस है। फिलीपींस ने कहा फिर भाई हमारी सीमा कहां है, तो पीछे जाओ, समुंदर के पीछे। कमाल की बात है, फिलीपींस छोटा देश है, बड़ा देश है, छोटा देश है। हमारे साथ उल्टा है, श्रीलंका हमें उठाता है। चीन का आप याद रखो, हमारा सभी देशों के साथ समुद्री समझौता है। श्रीलंका, बांग्लादेश, सबके साथ समुद्री समझौता हमने कर रखा है जल विभाजन का। और हमारी जरा सोचे, हमने दोस्तों क्या क्या 3 बीघा दे दिया हसीना को, कच्चा तीबू दे दिया श्रीलंका को। हमने समझौता किया, और समझौता आप किया, नियम माना, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। जो नियम नहीं मानता उसका नाम क्या है, जो समझौता नहीं करता उसका नाम क्या है, जो विस्तारवादी नीति अपना रहा है उसका नाम क्या है। तो हम फिलीपींस हैं, हम जापान हैं। जापान को एकदम धमका दिया, जापान डर गया। जापान ने कहा भाई हम तो सफेद कबूतर उड़ाते हैं, उड़ाओ, मरोगे तुम। जापान को समझ में आ गया कि ना भाई, अब जो तुम कहोगे वही करेंगे, हम के हथियार बनाओ और हमें भी दो। इसलिए कमाल की बात यह है मेरे बच्चों, इतनी भारत और चीन के बीच यहां से सीमा शुरू होती है और यहां तक जाती है, लेकिन कोई यही नहीं बता सकता सीमा कहाँ है। हैरानी की बात है, बहुत ध्यान देने की बात है। अब आईटीबी पे जाके पूछो, आईटीबी पे जाके पूछो कि यार अब ये बताओ पेट्रोलिंग करते कहाँ हो आप लोग। उनका बस हम ये मान के चलते हैं कि इस पत्थर के आगे हम नहीं जाएंगे, हमको कोई बाउंड्री नहीं है, कोई फेंस का नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। इसे चाइना बार बार कहता है, जब हम क्या कहते हैं चीन हमारी तरफ घुस रहा है, तो चीन कहता है भाई ये तो बताओ तुम्हारा बाउंड्री कहाँ है, फेंसिंग कहाँ है, सीमा है कहाँ। सीमा को हम भी ढूंढ रहे हैं। चाइना कह रहा है यहाँ हमारी सीमा है, इसका मतलब है अब वो खिसकता खिसकता इधर बढ़ा जा रहा है, क्योंकि आपने कब्जा किया नहीं, आपने बाउंड्री बनाई नहीं। इसलिए पहली बार अभी दौलत बेग ओल्डी तक चीन, अभी चीन के साथ टकराहट क्यों हुई, क्योंकि इसके पहले हम खिसक रहे थे, इसके पहले हम खिसक जा रहे थे। सरकार ने किया भाई देखो, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने 54 सड़कों की सिफारिश 10 साल पहले कर रखी थी। यहाँ टोटा नहीं है, पैसा है ही नहीं, क्या सड़क बनवाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनवाएं कि भारत चीन पे सड़क बनवाएं, पैसा तो है नहीं। नहीं, डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले कह रखा था रे भैया सब स्ट्रेटेजिक सोर्स को बनवाओ जल्दी। पहली बार भारत सरकार ने कहा अब हमारी सड़क जाएगी दौलत बेग ओल्डी तक, पहली बार जैसे हाईवे बनवाया।
चीन कहा अरे भाई तुम यहाँ हाईवे बनवा रहे हो। हमने कहा कहाँ बनवाए बताओ। उनका यहाँ ये तो विवादास्पद है। हमने कहा भाग जाओ, ये हमारा है। इसलिए जैसे हमने कब्जा करना शुरू किया, पड़ोसी लट्ठ लेकर आ गया। हम भी तैयार थे बांस लेके। धो दिया दोस्तों। इसलिए अब बताओ, पहली बार चीन को आगे बढ़ने से किसने रोका? हाँ, ये चीन को बहुत बेइज्जती महसूस। चीन ने कहा भाई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। 2 साल तक चीन का दूतावास यहीं, चीन का राजदूत नहीं आया। हम कहा जाओ देख लेंगे। आज भी हमारा चीन के साथ कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। और हमने सीधा क्यों गया, व्यापार सब रोको, सारे सामान इसके रोको। अभी मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई कोई खिलौना चाहिए। मैं भी इंडिया चाइना रिलेशन दुकान पे जाके देख रहा था। हमें खिलौना दे दो, किसी बर्थडे में गिफ्ट देना था। उनके कहाँ का बना है? मैं इंडिया का। हमका ओ माय गॉड, हम कहे चाइना का नहीं आ रहा। उनका ना ना सर, चाइना का खिलौना नहीं आ रहा है। हम समझ गए कि उधर ठांसा गया है उधर। हम आपको बाजार में खिलौना बेचने देंगे, आप हमारा गला पकड़े हुए हो। और अभी चाइना कह रहा है भाई BYD आने दो हमारे यहाँ, प्यार से बात करो। हमने कहा पहले सीमा, क्या होगा लिख लो मेरे दोस्तों। इसलिए ये सामान्य मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या लिखा आपने? निम्नलिखित कारण। निम्नलिखित कारण में पहला कोई कारण लिखा कि नहीं? हाँ, पहला, चीन के द्वारा अक्साई चीन पर पहले ही चीन के द्वारा अक्साई चीन पर पहले ही नियंत्रण कर लिया गया है। अक्साई चीन पर पहले ही नियंत्रण कर लिया गया है। तथा तथा वह अरुणाचल को तथा वह अरुणाचल को तिब्बत का दक्षिणी भाग मानता है। वह अरुणाचल को तिब्बत का दक्षिणी भाग कहता है। अरुणाचल को तिब्बत का दक्षिणी भाग कहता है। अगला पॉइंट, चीन के द्वारा वर्ष 2020 में भारतीय सेनाओं के साथ हिंसक झड़प किया गया। भारतीय सेनाओं के साथ हिंसक झड़प किया गया, जबकि वर्ष 1988 के बाद सीमा पर शांति बनाए रखने का समझौता हुआ था। जबकि वर्ष 1988 के बाद
सीमा पर शांति, यहाँ सीमा का मतलब एलएसी। वर्ष 1988 के बाद सीमा पर शांति बनाए रखने का समझौता किया गया था। अगला पॉइंट, चीन के द्वारा पाकिस्तान को सर्वाधिक सैन्य सहायता दी जाती है। सर्वाधिक सैन्य सहायता दी जाती है। चीन पाकिस्तान का सामरिक गठजोड़, चीन पाकिस्तान का सामरिक गठजोड़ सीपैक के रूप में देखा जा सकता है। चीन पाकिस्तान का सामरिक गठजोड़ सीपैक, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन पाकिस्तान का सामरिक गठजोड़ सीपैक के रूप में देखा जा सकता है। अब देखिए, इतनी बात हमने लिख दिया, बाकी बातें पॉइंट हम लिख सकते हैं। व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा भारत को है, ये बात भी हम लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट है। उसके अलावा बाकी चीज़ों को हमें अब हर बात, अब मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, हर बात नहीं लिखेंगे। दक्षिण चीन सागर, सबसे फंडामेंटल पॉइंट हम लिख दिया, बाकी सब बात छोड़ देंगे, क्योंकि ये बात हमें लिखने में हमेशा, चाहे पॉलिटी हो IR, लिखने में हमेशा ध्यान में रहता है कि भाई हमारे पास फैक्ट तो तमाम है, पता चला हर फैक्ट लिखने के चक्कर में उत्तर का ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ा गया। उत्तर का स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त होना चाहिए, शुरुआत और निष्कर्ष। अंत में आप एक हिंट दे दिए कि ये आप यहां से आपने शुरू किया, अंतिमतः कंक्लूजन ये कहना चाहते हैं। अब ये नहीं पता, पूरा उत्तर तथ्य से भर गया, लास्ट में आप कहना क्या चाहते हैं ये नहीं पता चला, खराब मार्क्स मिल जाएगा। इसे स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखने के लिए हमें फैक्ट्स के साथ कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, तो फैक्ट हमने पीछे कर दिया। एक आप जोड़ सकते हैं, अगला पॉइंट लिख लीजिए। भारत चीन के बीच सर्वाधिक द्विपक्षीय व्यापार है, यानी भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोगी कौन है? चीन। भारत चीन के बीच सर्वाधिक द्विपक्षीय व्यापार है, लेकिन इसमें भारत को जबरदस्त व्यापारी घाटा है। भारत को जबरदस्त व्यापारी घाटा है। यानी कुल मिला के व्यापार है एक $135 बिलियन का। उस $135 बिलियन में चाइना एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा, $100 बिलियन ज़्यादा। हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं लगभग 20-30। ये बड़ा इम्बैलेंस है। अगले पैराग्राफ से लिखिए। भारत चीन संबंधों में केवल केवल भारत को ही आपत्ति नहीं है। भारत चीन संबंधों में केवल भारत को ही आपत्ति नहीं है, अपितु चीन भी भारत के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें करता है। अपितु चीन भी भारत के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें करता है। पॉइंट नंबर 1,
दलाई लामा की भारत में उपस्थिति का विरोधी है। दलाई लामा की भारत में उपस्थिति का विरोधी है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। दलाई लामा को लेकर चीन की इतनी आपत्ति क्यों है? याद रखिए, तिब्बत, चीन का जो भौगोलिक रूप में सबसे बड़ा प्रांत क्या है? तिब्बत। और दलाई लामा, देखिए बात ध्यान सुनने की है, चाइना में जो सरकार है वो साम्यवादी है। चाइना में सरकार साम्यवादी है, और सरकार साम्यवादी है, वहां एक दल का सिस्टम है। और चाइना चाइना की बात कहता है एक देश दो व्यवस्थाएं हैं। चाइना ताइवान को भी अपना भाग मानता है, और ताइवान खास बात है, चाइना में एक दल का शासन है, ताइवान में लोकतांत्रिक शासन है। चाइना में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था है कुछ हद तक, बाकी पूंजीवाद तो चीन ने अपना रखा है। और ताइवान में बाजारवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि ताइवान और चाइना का इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ज़्यादा है, और ताइवान में रहने वाले लोग चाइनीज़ मूल के ही ज़्यादा है, 90% चाइनीज़ मूल के हैं। सांस्कृतिक जोड़ा बड़ा ज़बरदस्त है, आर्थिक अंतर निर्भरता है, शासन प्रणाली अलग है। फिर भी चाइना क्या कहता है, इतिहास का आधार लेकर कहता है, क्योंकि जब चाइना में साम्यवादी क्रांति हो रही थी, उस साम्यवादी क्रांति के विरुद्ध जो आदमी खड़ा हुआ था उसका नाम था चाई काई शेक। चाई काई शेक माओ से हार गया, माओ कम्युनिस्ट था, चाई काई शेक पूंजीवादी था। तो चाई काई शेक मुख्य भूमि चाइना से भाग गया ताइवान। जिसे हम ताइवान कहते हैं उसका नाम फार्मोसा भी है, और जिसे हम ताइवान कहते हैं वो फार्मोसा तो वही है। लेकिन चाइना कहता है कि जब तक ताइवान पर हमारा नियंत्रण नहीं होगा, चीन का सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में ये दिखाना चाहता है कि एक दल का शासन सबसे बेहतर है। ताइवान की दोस्ती अमेरिका के साथ है। अब चाइना के पड़ोस में अमेरिका का होना ये उसको बहुत खलता है। चाइना कह रहा है पूरी दुनिया में हमारा कंट्रोल होगा। उसको औकात दिखाने में भूटान और ताइवान पर्याप्त है, दोनों छोटे हैं देश। यही पड़ोसी का महत्व है। चीन बार बार कहता है भूटान भाई आ जाओ दोस्ती कर ले, भूटान ने कहा अभी मन नहीं कर रहा है, अभी नहीं आऊंगा। चीन ने कहा यार कमाल की बात करते हो, तो हमारे साथ आते क्यों नहीं? भूटान का तुम विस्तारवादी हो। चीन कहा है विस्तारवादी? चीन को जिन लोगों ने औकात दिखाई उसका नाम है वियतनाम। याद रखिए, जो लोग अभी भी औकात दिखाते रहते हैं, औकात क्या दिखाते हैं, थोड़ा सा बात नहीं मानते, भूटान। वियतनामियों ने तो चीन को हरा दिया है। वियतनाम 5 से 7 करोड़ की आबादी। एक बात याद रखिए, चीनी लोग लड़ाके रेस के लोग नहीं हैं। इतिहास बताता है कि चीनी वार नहीं जीत पाते। इसे चीन के सामरिक विशेषज्ञ सुनजू ने कहा विनिंग वॉर विदाउट फाइटिंग वॉर। हाँ, तो फाइट करेंगे तो लफड़ा होगा। अब बिना युद्ध किए अब कैसे युद्ध जीत जाएंगे? कल से बिना युद्ध किए भी युद्ध जीता जा सकता है। महाभारत में इसका एग्जाम्पल लिखिए। भगवान कृष्ण ने कहा मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और दुर्योधन मोटी बुद्धि का आदमी था। दुर्योधन को डिप्लोमेसी नहीं आती थी। भाई मजबूत आदमी को डिप्लोमेसी नहीं आती। अब दुर्योधन ने कहा, कृष्ण भगवान ने ऑप्शन दे दिया, भाई एक तो कौरव की सेना रहेगी और ये लड़ेगी, एक तो सेना है जो कि लड़ेगी, एक मैं जिसके साथ मैं रहूंगा बिना हथियार के रहूंगा। युद्ध जिता दिया महाभारत का बिना हथियार के। कैसे? विनिंग अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। सीखने की बात है ये। हमारे यहाँ सारी डिप्लोमेसी रही है, बस पता नहीं कैसे हम गड़बड़ा गए मामला बीच में। इतनी डिप्लोमेसी सीखा क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ने चले गए हार्वर्ड, और हार्वर्ड में पढ़ाई नहीं जाता ये सब बातें। अरे कभी कभी अपनी भी बात को देख लेना चाहिए भाई। इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चाइना चाहता है कि ताइवान ले ले, और ताइवान नहीं ले पाएगा किस बात का? अरे जो अमेरिका के पीछे करने की बात कर रहा है वो ताइवान पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पहली बात। दूसरा, तिब्बत तिब्बत का मसला फंसा हुआ मसला है। तिब्बत की कहानी जाती है चीन की स्वतंत्रता के साथ।
आप याद रखिएगा चीन साम्यवादी था। अब जब चीन साम्यवादी था तो तिब्बत में एक धार्मिक तंत्र का शासन था। तिब्बत का शासन वैसा था जैसे आज ईरान का है, सऊदी अरेबिया का है, यूएई का है। बस इतना अंतर था, तिब्बत के नेता थे बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी नेता दलाई लामा। आप कहेंगे दलाई लामा धार्मिक गुरु हैं या नेता है? दोनों है। धार्मिक तंत्र में ये होता है, जो धर्माधिकारी होता है वही राष्ट्रपति भी होता है। तो दलाई लामा तिब्बत के धर्माधिकारी भी थे, राष्ट्रपति भी थे। और तिब्बत में तिब्बती भाषा थी, बौद्ध धर्म था। जबकि चाइना में मंदारिन थी। चाइना में तो मंदारिन है, और चाइना में कौन सा धर्म है? कन्फ्यूशियस। चाइना में धर्म है कन्फ्यूशियस, भाषा है मंदारिन। तिब्बत में धर्म था बौद्ध और भाषा है तिब्बती। अब इस बात को लेकर चाइना परेशान हो गया। चाइना ने कहा यार ये कमाल की बात है। और याद रखिएगा साम्यवादी धर्म की बात कभी नहीं मानते, साम्यवादी धर्म को समझते ही नहीं। तो बार बार जब चाइना साम्यवादी हो गया, चाइना से कहा गया ये बताओ ये तिब्बत क्या बला है भाई? चीन ने कहा चिंता मत करो, इसको जल्दी खोपचे में लेने वाले हैं हम। और अब हुआ क्या? दलाई लामा धर्म चक्र घुमाकर बौद्ध भिक्षु बैठे रहते थे, और उधर तिब्बत वाले पुलिस आते थे, चाइना के कम्युनिस्ट आते थे, रात में दलाई लामा से मिलते थे और धमकाते थे कि सुनो दलाई लामा, जो बौद्ध धर्म का घंटा घुमाते रहते हो, तुम हो सामंतवादी आदमी, शोषणवादी आदमी हो, ये सब ड्रामा बंद करो, यहाँ साम्यवाद अपना लो, ये तुम्हारा धर्म उनका शासन चलेगा नहीं, और हम पीटेंगे भी, उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा पीटेंगे पता नहीं चल पाए कहाँ जाओगे। दलाई लामा डर गए। दलाई लामा और चाइना ने क्या किया? चाइना ने हानमूल की चीनियों को भगाया और धीरे धीरे ला के तिब्बत में बसाना शुरू कर दिया। चाइना बड़ी दूर की सोचता है। तिब्बतियों की जनसंख्या धीरे धीरे कम होती चली गई और हानमूल के चीनियों की संख्या बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे चीन सरकार का दबाव बढ़ने लगा और साम्यवादी जैसे जैसे तिब्बत में आने लगे, ये सब वहाँ के सांस्कृतिक त्यौहार सब पे बैन लगा दिए गए। धार्मिक यात्रा, दलाई लामा उनके समर्थक बड़े गुस्से में आ गए। 59 का विद्रोह हो गया। 59 में दलाई लामा अपने समर्थकों के द्वारा भारत में आ गए। और भारत में आए कहाँ? धर्मशाला में। ये देखिए, ये मजनू का टीला है आपके बगल में। मजनू के टीले में सारे तिब्बती हैं इधर। ये सब 59 के बाद से आए हैं। बाकी तिब्बतियों को देखना धर्मशाला चले जाइए। अब सवाल है, हमने दलाई लामा को धर्मशाला क्यों आने दिया? और मामला यहीं तक नहीं रुका। जब दलाई लामा धर्मशाला आए तो हमने पूछा, लामा साहब ये बताओ, ये धर्मशाला में क्या होता है? उनका तिब्बत की सरकार है यहाँ। है तिब्बत की सरकार लासा में है या धर्मशाला में? उनका धर्मशाला में है। अब बताओ ये सब क्या लफड़ा करने की जरूरत थी यार? और आप जानते हो लेकिन हमने किया क्यों? दलाई लामा तिब्बत के नेता थे, और दलाई लामा ये कहा करते थे कि दक्षिण चीन, ये आपका अक्साई चीन भारत का है, अरुणाचल भारत का है। भारत चीन सीमा पर याद रखिए, एक तो निर्जन भारत चीन सीमा पर आबादी है ही नहीं है। भारत चीन सीमा पर याद रखिएगा, जहां आबादी है वो अरुणाचल है, जहां आबादी नहीं है अक्साई चीन है। भारत चीन सीमा पर एक तरफ हम पावरफुल हैं, दूसरी तरफ चाइना। अरुणाचल में हमारी आबादी है, बुद्धिस्ट रहते हैं सब। ये संयोग की बात है, पूरी भारत चीन सीमा पर अब चले जाइए, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक बुद्धिस्ट आपको दिखेंगे। उन बुद्धिस्टों पर बहुत ज्यादा प्रभाव किसका है? दलाई लामा का। और देखिए भाई सीधी सी बात है, जब चीन ने हमसे कहा दलाई लामा को भगाओ, हम कहा चेला है कैसे भगाए? सरकार ने कह दिया, चीन ने कहा हमारे खिलाफ कार्यवाही करवा रहे हो। हम कहा क्या बात कर रहे हो, गुरु शिष्य के संबंध में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तुम। दलाई लामा साहब ने पूछा, लामा साहब ये बताओ भारत में आप क्यों रहते हो? उन्होंने कहा अरे भाई ये बुद्धिज्म का घर है, यहीं पे हमारे भगवान पैदा हुए थे, हमारा यही मन लगता है। उनका तिब्बत में कभी कभी घूम लिया करूँ का? ना बाबा तिब्बत में नहीं, तिब्बत में नहीं गए। इसलिए
चाइना से पूछा गया। एक बात याद रखिए, कई तरफ से, अरे यार ये बताओ, पहले तो भारत चीन सीमा तय नहीं की गई, बाद में दलाई लामा को यहाँ शेल्टर दे दिया गया और चीन को बहाना मिल गया। लेकिन वो बात आगे बढ़ाए बताएंगे, तब तक 59 से दलाई लामा यही है। चीन बार बार कहता है, चीन का सीधा आरोप ये है, भारत तिब्बत में अलगाववाद को आगे बढ़ाता है। हमने कभी नहीं बढ़ाया, ये चीन का आरोप है। भाई हमने दलाई लामा, अच्छा आपने कभी सुना कि चीन में तिब्बत में आतंकवाद हो गया? हमने दलाई लामा को AK-47 दे दिया, दलाई लामा ने कोई वहां हथियारों वाली ब्रिगेड छेड़ दी? ऐसा हुआ नहीं। अब दलाई लामा हमारे आना चाहते थे, आ गए, हमने उनको जगह दे दी। और एक बात याद रखिए, 2008 के आसपास जब चीन में ओलंपिक गेम हो रहा था, चीन में ओलंपिक गेम हो रहा था, और याद रखिएगा यहीं दिल्ली में मसाल जा रही थी, तिब्बती शरणार्थी तिब्बतियों को हमने फोन कर दिया, भाई आ जाना मजनू के टीला पर। तिब्बतियों ने कहा क्या करना है? हम क्या मसाल गिराना है? चीन के ओलंपिक की मसाल को भारत में गिरा दिया गया। ये मसाल गिराया गया, चीन का नाक कट गई। अरे संकेतों में बात होता है मेरे बच्चों। आपने किसी को अंगूठी पहनने को दिया, उसे अंगूठी डाल के समुद्र में डाल दिया, तो अंगूठी डाला है आपको डाल दिया? समझने की बात है ये। बुद्धिमान आदमी ऐसे समझ जाता है, नहीं बाकी उसका वो अंगूठी डाला, अरे अंगूठी डाला, आपका प्रतीक डाल दिया भाई उसने। ये मसाल था, चीन की शान थी, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं गिरी। और ये भी याद रखना, जब भी कभी चीन का राष्ट्रपति आता है सीधे, और कुछ कई बार ऐसा हुआ, जैसे तिब्बतियों को गुस्सा आया, सीधे चीनी एम्बेसी के सामने जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद ये करते हैं। और एक भी बात ध्यान में रखने की है, जब चीन थोड़ा सीमा पर इधर उधर करता है, हम दलाई लामा कहते, हम दलाई लामा थोड़ा अरुणाचल घूम लीजिए। जैसे अरुणाचल हम दलाई लामा को हमने भेजा, चीन का हाल तो ये है। 2006 का IAS ऑफिसर का बैच ट्रेनिंग के लिए चीन जा रहा था। उस बैच में कुछ अधिकारी थे अरुणाचल के, एजमुट कैडर के थे, और 3 अधिकारी ऐसे थे, जब चीन जाना था अधिकारियों के लिए, तो हमें सबके वीज़ा चाहिए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने वीज़ा के लिए भेज दिया चाइना सरकार को। चाइना सरकार ने सभी को वीज़ा दे दिया, 3 को कह दिया इनको वीज़ा नहीं दे सकता क्योंकि हमारे नागरिक हैं। पूरा IAS अधिकारियों के टूर को कैंसिल कर दिया गया, टूर कैंसिल कर दिया गया, चीन नहीं जाएंगे हम। यही बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इतना ही नहीं चीन करता, कश्मीर के लोग जब चाइना की यात्रा पे जाते हैं, अगर कश्मीर कोई निवासी चाइना जाना चाहेगा तो वीज़ा लेगा। चाइना, देखिए हर देश का वीज़ा का मतलब एक पासपोर्ट जैसा मामला है। पासपोर्ट आपको दिया जाएगा और वो देश लिख देगा कि इस वर्ष से लेकर इस वर्ष तक आप इस देश में जा सकते हैं। तो जब आप उस देश की यात्रा करेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, तो वहाँ स्टैंप लग जाएगा इस आपने यात्रा की। जब भी कोई एक देश वीज़ा देता है दूसरे नागरिकों को, वीज़ा का एक ही साइज होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि चाइना का वीज़ा वजीराबाद के लोगों को अलग साइज का मिलेगा और दिल्ली वालों को अलग साइज का मिलेगा, कश्मीर वालों को अलग साइज का मिलेगा। वीज़ा का फॉर्मेट यूनिवर्सल होता है एक देश का। लेकिन जब कश्मीर के निवासियों को चाइना वीज़ा देता है, तो वीज़ा के ऊपर एक पेपर लगा देता है, जिसे कहते हैं नत्थी वीज़ा। आपने नाम सुन रखा होगा। मामला नत्थी वीज़ा का नहीं है, मामला स्टेपल का नहीं है। नत्थी का मतलब क्या है? चिपका देना, जो बाकी भारतीयों के वीज़ा पर चिपकाया नहीं जाता, केवल कश्मीरियों के वीज़ा पर चिपकाया जाता है। मामला ऐसे सुनिए, ये नत्थी वीज़ा है, भारत की संप्रभुता पर हमला है। ये नत्थी वीज़ा है या कश्मीर को विवादास्पद बताना है? ये नत्थी वीज़ा है या कश्मीर के मामले पर पाकिस्तानी दृष्टिकोण का समर्थन है? ऐसी बात, संकेतों की बात समझिए। विद्वान आदमी कोई बात संकेतों में कहता है, खोल के नहीं कहता, संकेतों में। और आजकल के लोग संकेत समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मेरे स्टूडेंट समझते हैं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। मेरे बच्चों, इसलिए चाइना हमें नत्थी वीज़ा देता है। और अगर कभी हमारा प्रधानमंत्री अरुणाचल चला जाए, इस पर चीन को आपत्ति होती है? जरा सोच के देखिए।
चीन इस पर आपत्ति करता है। इसीलिए अभी आपने एस जयशंकर ने कहा कि अब हम चीन के साथ वार्ता करेंगे, डिस्कलेशन हो जाएगा तो दुनिया में शांति शांति, कुछ नहीं होने वाली है। ठीक है, एक शुरुआत है, देख लेंगे। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एज इट इज है, इसलिए जिसे आप करंट अफेयर मानते हैं घटना हो सकती, ठीक है, अच्छी प्रगति है कि सीमा पर आमने सामने हम नहीं रहेंगे, ये अच्छी बात है। पेट्रोलिंग के लिए हमने समझौता कर लिया अभी एरिया देशपांग में, अच्छी बात है, प्रगति अच्छी है। इससे रोमांटिक हो जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत चीन के संबंधों में चैलेंज बड़े जबरदस्त हैं और ओवरनाइट हल भी नहीं हो सकते, ओवरनाइट तो हल हो नहीं सकते। इसीलिए अब जरा सोच के देखिए, दलाई लामा को हमने रखा हुआ है और दलाई लामा तिब्बतियों में बड़े पॉपुलर हैं। और कई के बाद जब चाइना जैसे मसल फ्लेक्सिंग करता है, यानी जैसे से इधर उधर करता है, दलाई लामा को हमने कह दिया। और अमेरिका देखिए क्या इसमें डिप्लोमेसी करता है, अमेरिका हर साल दलाई लामा कोई ना कोई पुरस्कार जरूर देता है। ये डिप्लोमेसी है मेरे बच्चों। और चाइना बड़ी गहरी आपत्ति करेगा, चाइना के ये सब क्या खुराफात है, तुम्हें यही आदमी पुरस्कार के लिए मिलता है। चाइना कहा ना ये अच्छा आदमी है, अमेरिका ने कहा अच्छा आदमी है इसलिए उसे तो पुरस्कार दे दें। और भारत कभी कभी कह देता है लामा साहब थोड़ा अफ्रीका अफ्रीका भी घूम लो, और जहां लामा साहब जाते हैं वहां चीन की बद पीट देते हैं। चाइना बड़ा होशियार है, लामा की उम्र हो गई है 95 ईयर्स, मतलब 90 प्लस तो ही गई है। चाइना सोच रहा है लामा मरे, चाइना चाइना कह रहा है कि अब लामा का उत्तर, यही देखिए विचारधारा है मेरे बच्चों। इतना शक्तिशाली देश लेकिन एक व्यक्ति से परेशान है, ये इसलिए हर काम तलवार से नहीं हो सकता, याद रखिए। अब चाइना प्रचारित कर रहा है कि देखो भाई लामा, अब बूढ़े हम मर ही जाएंगे, कभी कभी मरेंगे ही। चाइना कह रहा है लामा का उत्तराधिकारी चाइना में पैदा हो गया है जिसका नाम है पंचेन लामा। लामा से पूछा, हमने लामा से जाके पूछा सर आपका उत्तराधिकारी कहाँ पैदा हुआ है, उनका भारत में होगा भाई, हम क्या चाइना में कह रहे वो नकली है। सवाल ये है, इसलिए कहने का सीधा मतलब है दोनों के बीच अविश्वास बहुत है, बहुत है। और चीन इस बात पे, यानी हमें ही आपत्ति नहीं है, चीन को भी आपत्ति है। चीन बार बार कहते दलाई लामा को हंस भगाओ, दलाई लामा को आपने क्यों रखा है। तिब्बत से जो शरणार्थी निकले, तिब्बती जो निकले, सबसे ज्यादा संख्या भारत में ही तो है। और भारत अजीब सा देश है यार, हम जनसंख्या जो देखो, तिब्बत से लोग आए इधर, बांग्लादेश से इधर, नेपाल से इधर, श्रीलंका से इधर। हमने कहा अरे यार ये सब मत दो हमको, जनसंख्या पहले से ज्यादा है। और इतना ही नहीं है, और रोहिंग्या उधर से आना चाहते हैं, अभी रोहिंग्या का मामला आ गया आपको तो मैं हमारे बता देंगे। और रोहिंग्या उधर से आना चाहते हैं, और एक बार तो रोहिंग्या आ गए और यहाँ पे जो आपका बोध गया है, बोध गया में बम ब्लास्ट किया, रोहिंग्या को पकड़ा हमने। हम कह रहे तुम लोग वहां से आ रहे हो यहाँ तमंची पे डिस्को, हम इतने सॉफ्ट हो गए हैं। हमने कहा ये बताओ बम ब्लास्ट किसने किया। हमने कहा देखो आपसे मतलब नहीं है, हमारा बुद्धों से मतलब है, और हमें म्यांमार में बुद्धिस्ट ने मारा, इसे हम यहाँ बतला लेंगे। हम क्या भाग जाओ, ठांस के रख देंगे यहाँ पे। झगड़ा किसी और मोहल्ले का, लड़ा कहाँ जा रहा है, कमाल की बात है। और मेरे दोस्तों इस बात पे तो मुझे राजपाल यादव के हंगामा का डायलॉग याद आ रहा है, खट्टा मीठा का, कि मैं कोई मंदिर घंटा हूं क्या तो जहां से आए वहीं से बजा दे। कमाल की बात है, कमाल ही हो गया यार, इतना इतना इंडिया सॉफ्ट स्टेट हो जाएगा। क्या लिखा है, आप लिख लीजिए अगला पॉइंट। क्या क्या लिखा आपने, हाँ अगला पॉइंट। चीन का, चीन का यह भी आरोप है चीन का यह भी आरोप है कि भारत अमेरिका
जापान की सहायता लेकर भारत अमेरिका और जापान की सहायता लेकर चीन को घेरने की रणनीति अपना रहा है। अमेरिका और जापान की सहायता लेकर चीन को घेरने की रणनीति अपना रहा है। अगला पॉइंट, चीन के अनुसार भारत के द्वारा क्वाड का निर्माण, क्वाड का मतलब है चौकोण। क्वाड का मतलब क्या है? चौकोण का मतलब चार यार। चार यार कौन है? अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्या लिखा आपने? क्वाड के निर्माण से भी चीन के प्रभाव को चीन के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। चीन के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। अगले पैराग्राफ से, उपरोक्त तथ्यों के कारण भारत और चीन के बीच गहरे अविश्वास अंडरलाइन, ट्रस्ट डिफिसिट कह लीजिए, मिसट्रस्ट कह लीजिए, उपरोक्त तथ्यों के कारण भारत और चीन के बीच गहरे अविश्वास विद्यमान है। गहरे अविश्वास को चाहे मिसट्रस्ट कर लीजिए, ट्रस्ट डिफिसिट कर लीजिए, भारत और चीन के बीच गहरे अविश्वास विद्यमान है। इसीलिए संबंधों में तनाव स्वाभाविक है। हेडिंग चेंज कर लीजिए। सीमा विवाद अथवा आर्थिक संबंध सवाल यह है, देखिए भारत और चीन के बीच में दो अप्रोच है। अब इस बात को बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखनी है कि सीमा विवाद अथवा आर्थिक संबंध, अगर आप ये बात देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में, देखिए जहां जहां पे संघर्ष हुआ है, जरा इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, ये क्या है? दौलत बेग ओल्डी। अब सवाल ये है, जब इसका मतलब है सारा झंझट यहां पे चल रहा है अरुणाचल पे, क्योंकि ये अभी चीन कब्जे में है। अक्साई चीन पे चीन का कब्जा है और अरुणाचल पर हमारा कब्जा है। अरुणाचल के तवांग में, जहां बहुत बड़ी बौद्ध मोनेस्ट्री भी है, अरुणाचल के तवांग में हमने सुखोई तैनात कर रखा है, राफेल भी तैनात कर रखा है। तो
ऐसा नहीं है कि हमने अरुणाचल पर अगर चीन कब्जा करना चाहता है फिर तो हमसे वॉर लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसलिए आप देखेंगे चाइना अलग तरीके अपनाता है, कहीं माओवाद को फैला देगा। मणिपुर में आपको क्या लगता है, मणिपुर में हिंसा इतने दिन नियंत्रित नहीं हो पा रही है, और इतनी बड़ी मात्रा में अगर मणिपुर के लोगों को वेपन्स मिल जा रहे हैं तो सवाल कहाँ से रहे हैं? ये बातें बड़ी लॉजिकल हैं ये। इसलिए चाइनीज आपको नुकसान करने के अलग अलग तरीके का प्रयोग करेंगे। आपको अचानक क्या लगता है कि हर छोटा देश हमसे आंख दिखाने का प्रयास करता है, तो कहीं ना कहीं बैकअप तो चाइना का है। लेकिन अब जैसे सरकार ने क्या किया, यहाँ पे हाईवे बना दिया, जबकि हाईवे आप देखेंगे स्वाभाविक रूप में इस एलएसी के बहुत दूर है, हाईवे काफी दूर है। लेकिन इससे हुआ क्या, जितना हाईवे हमने बना लिया उसके बाद तो आगे नहीं बढ़ सकते। और मामला इसलिए चेंज हुआ था, देखिए घटना हुई थी। अब भारत चीन संबंधों का अगर परिणाम देखिए, 1962 में वॉर हो गया। 1962 में वॉर हुआ तो उसके बाद भारत ने कहा कि चीन के साथ कोई संबंध नहीं बनाया जाएगा, जब तक सीमा विवाद हम हल नहीं कर पाएंगे चीन के साथ संबंध कट ऑफ होगा। हमने राजदूतों को भी वापस बुला लिया था। तो ये चीन के साथ, जबकि 1962 के पहले देखेंगे तो भाई 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 भाई, भारत चीन संबंध भाई भाई वाले थे। अब ये देखिए दोनों दोनों अपने आप में थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लमेटिक है, किसी को भाई भाई मानने की जरूरत नहीं है, भारत चीन भाई भाई। अब देखिए नेहरू की शांतिवादी नीतियां बड़ी अच्छी थी, फिर हमने कहा लेकिन यथार्थवाद थोड़ा हावी होना चाहिए। अब ठीक है, नेहरू ने भाई माना, इसका मतलब है कि आप चीन की मंशा को नहीं समझ पाए। और बार बार लोग कहा करते थे कि नेहरू जी देखिए इस पे भरोसा मत करिए। और जबकि नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद भी लिखा है, इतिहास बताता है जब जब चीन का राइज हुआ है चीन की नीतियां आक्रामक रही हैं। लेकिन इसी बात को और आप वैसे देखेंगे, चीनी में सामरिक चिंतन बड़ा जबरदस्त पाया जाता है। चीनियों ने अपने हमले को बचाने के लिए दीवार बना दिया। हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा राजस्थान से हमले होते रहे और दीवार क्या बनाया, वहां कुछ कुछ भी नहीं बना पाए हमेशा, क्योंकि वो लोग एक हो ही नहीं पाते थे। चीनियों का इतिहास भी आप देखेंगे तो उन्हें बड़ी होशियारी पहले से दिखती है, सामरिक समझ, वो सीमा बनाने में पहले से मास्टर है। अपनी सीमा तो प्रोटेक्ट कर ही गए, वो वॉल बना दिया। अब कोई भाई चीन में आना है तो वॉल आप पार करके आ पाओ। इस वजह से अब नेहरू ने तो कहा था भाई भाई, वो मामला गड़बड़ा गया। और मामला गड़बड़ाया कैसे, चीन किसी दृष्टिकोण के कारण। अब चीन ने तो बाकायदा 1954 में जब अक्साई चीन में उसने हाईवे बनाया, तब हमें पता चला कि उसने हाईवे बना लिया है। याद रखिए 1954 में नेहरू ने चीन की यात्रा की थी, और जब नेहरू चीन की यात्रा किए थे तो उसे माओ था, तो नेहरू ने माओ को एक पेपर की तरफ, एक मैप की तरफ इशारा किया। उस मैप में जहां जहां चाइना आज क्लेम कर रहा है सारे मैप में उस दावे कर रखे थे। नेहरू को मैप दिख गया चाइना में। नेहरू ने माओ से पूछा, उनका अरे आपने तो कह रहे यार ये तो आप सारे अपने क्लेम कर रहे हो। चाइना इस बात को टाल दिया। देखिए ये यथार्थवाद है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक कमजोर बने रहिए, सबसे सहायता लीजिए, और टीचर को ही सर आप ना होते तो मेरी दुनिया ना होती है, ऐसे ऐसे कहते रहिए। उसके बाद जैसे सिलेक्शन हो जाए, मोबाइल स्विच ऑफ, एड्रेस बदल दो। उसके बाद जो लोग पीछे, यही दिखे यथार्थवाद है। चाइना ऐसी पॉलिसी चलता है, चाइना की ही पॉलिसी है। और भावनात्मक आदमी क्या होता है, उस सात सात जन्मों का संबंध, ओ माय गॉड वंस अपॉन अ टाइम इसने मुझे खिचड़ी खिलाया था, मैं एहसान मानूंगा। खिलाया था ना, अब ना हमें खिचड़ी जरूरत थोड़ी रही, अभी किस काम का है ये? चाइना ने वैसा अप्रोच अपनाया। नेहरू जी आदर्शवादी थे, नैतिकतावादी थे, भावनात्मक थे। इसीलिए 62 में जब इस समस्या उत्पन्न हुई, 54 में जब नेहरू ने इशारा किया था, चीन टाल गया। चीन ने कहा पिछली सरकारों को मैप अप होगा, आप चिंता मत करिए, हम इसको करेक्ट करवा लेंगे। ये पिछली सरकार का मैप नहीं था, चाइना की बड़ी सोची समझी रणनीति थी। चाइना ये वेट कर रहा था कि हमारी शक्ति थोड़ा बढ़े तब मैं कदम उठाऊं, अभी नहीं। जैसे 54 में उसने अक्साई चीन कब्जा कर लिया, उसके बाद नेहरू को आधिकारिक पत्र लिख दिया कि तो ये
आधा कश्मीर हमारा है, अरुणाचल हमारा है, सब हमारा है। नेहरू के पैर के तले जमीन खिसक गई। नेहरू कहा, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, हम भाई भाई हैं, हम एशिया अफ्रीकी देश हैं, तुमने ही कहा था कि इसलिए तो कह रहा हूं दे दो, भाई हो तभी तो कह रहा हूं दे दो। अब याद रखिए, चाइना, नेहरू क्या कहते, बातचीत से मामला हल हो जाए। भारत लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। कि नेहरू के अप्रोच बड़ी शांतिवादी थी। हमने पहले बताया, नेहरू सोचते थे हथियार क्या खरीदे, उस जो हथियार खरीदे उससे अच्छा है कि लोगों को शिक्षा दें, स्वास्थ्य की सुविधा दें। चाइना को पता था कि इंडिया लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और तब तक दलाई लामा वाली घटना अलग हो गई। इन क्षेत्रों पर क्लेम कर रहा था, दलाई लामा घटना अलग हो गई तब तक। और हुआ क्या, भारत ने क्या सोचा, नेहरू ने सोचा कि थोड़ा सा हम भी अपने सैनिकों को आगे बढ़ा दें तो चीन हो सकता है पीछे हो जाए, चीन को मैसेज लगेगा कि हम भी लड़ने को तैयार है। लेकिन वो हमारे सैनिक जो सीमा पर आगे बढ़े, पीटी शूज पहनकर बर्फ पे खड़े थे। यानी अभी हमारी तैयारी थी ही नहीं। अरे पीटी शूज पहन कोई बर्फ पे चलेगा? हथियारों का न थे हथियार, न कपड़े। हिमालय क्षेत्र में कपड़े भी अलग किस्म के चाहिए। और उसके बाद तो चाइना को बहाना मिल गया, चाइना ने भारत पे हमला किया। उसने, उसकी सेना बिल्कुल आ गई थी ब्रह्मपुत्र घाटी तक, उसके बाद पीछे हट गया। अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा प्रेशर देके पीछे हट गया। इसलिए आज तक क्लेम करता है कि पूरा अरुणाचल हमारा है। और जहां जहां उसने उत्तराखंड हिमाचल में जो हाई हाई पासेस है वो कंट्रोल कर लिया, तो कंट्रोल ही कर लिया उसने। इसलिए चाइना अपर हाइट पे, हम नीचे हैं। कभी इंडिया चाइना से वार अगर लड़ने की बात होगी तो हमेशा हम नीचे कंडीशन में है, चाइना ऊपर है। और हमारे पास, और इसीलिए चाइना ने जब वार किया तो हमने क्या कहा, और कहा भी जाता, हमने अपने अपनी सीमा की तरफ डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने सोचा था कि ठीक है वार हो गया, अगर अपनी सीमा की तरफ हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे तो कल के लिए चीनी सेना बड़ी आसानी से भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकती है। तो हमने कभी आधारभूत संरचना के बॉर्डर के क्षेत्र को ध्यान दिया ही नहीं। चीन सब धनाधन करता चला गया। लेकिन चीजें थोड़ी बदली तो हमने भाई, हमने चीन से कह दिया कट्टा, यानी चीन के साथ हमारा संबंध क्या था, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। अब मामला हो गया। लेकिन तब तक चाइना में सत्ता परिवर्तन हुआ। तब तक चाइना में डेंग शाओपिंग आ गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डेंग शाओपिंग, डेंग शाओपिंग क्या डेंग शाओपिंग से राजीव गांधी जब 88 में मिले, राजीव गांधी ने 34 साल बाद चीन की यात्रा की, 54 के बाद। और 88 में हमारी आर्थिक स्थिति खराब, हम जिस सोवियत संघ के भरोसे थे वो बर्बादी का कगार पे, भारत के पास बड़ा विकल्प नहीं था। तो राजीव गांधी ने सोचा कि पाकिस्तान के साथ झगड़ा तो ही है, कम से कम चीन के साथ तो संबंध सामान्य बनाने का प्रयास किया जाए। और राजीव गांधी की बात इसलिए सफल हो पाई कि उधर डेंग शाओपिंग था। 78 के बाद चाइना में डेंग शाओपिंग आ गया, माओ नहीं रहा। चीन के 3 ही बड़े नेता आज तक हुए हैं साम्यवादी दल के नेता, माओ, डेंग शाओपिंग और तीसरा आपके सामने है शी जिनपिंग। डेंग शाओपिंग ने फिलॉसफी बदल दी। डेंग शाओपिंग ने कहा, सुनो राजीव गांधी, मेरी एक फिलॉसफी है। राजीव गांधी ने कहा, क्या? कीप अ लो प्रोफाइल, हाइड योर स्ट्रेंथ बाई टाइम। इसका मतलब सीधा सा मतलब है, कीप अ लो प्रोफाइल का मतलब, डेंग शाओपिंग ने क्या कहा, तैयारी करो, किसी को बताओ मत। तैयारी करना शुरू नहीं किए, सबसे क्या कर, आईएएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। अब पड़ोसी हर महीने पूछेगा क्या हुआ, एक महीने में कुछ होता है ये बताऊं मैं? सरदर्द पैदा कर लेंगे। पहली बात, पीटी पास हो जाए किसी को मत बताओ, टीचर के अलावा। मेंस पास हो जाए किसी को मत बताओ। फाइनल पास होगा तो इंटरव्यू आएगा, पेपर में नाम छपेगा, पूरी दुनिया जानेगी। पीटी में बता दिया, पीटी में बता दिया पास हो, गांव में लड्डू बच गया, आधा गांव समझ गया यस बन गया। उसके बाद मेंस लुढ़क गए, किसके सामने जाके मुंह दिखाओगे? इसीलिए कीप लो प्रोफाइल। आज आपको कोई कुछ भी कह दे, समझ लेना ठीक है उसी का दिन है आज, हमें कुछ बोलना नहीं है। कोई कहे क्या कर रहे हैं, अरे कुछ कर रहे हैं यार, ऐसे ही पढ़ उड़ रहे हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। बाई योर टाइम, इंतजार करो अपना टाइम। हाइड योर स्ट्रेंथ, दिखाओ मत कि मैं अफलातून हूं, आराम से रहो। अपना टाइम
डेंग शॉपिंग ने फिलॉसफी दी और डेंग शॉपिंग ने कहा, राजीव गांधी यार सीमा छोड़ दो, क्यों कटहल के विवाद के पीछे पड़े हो? हमारा पड़ोसी साथ कटहल का विवाद होता है कि कटहल का पेड़ तुम्हारा है कि हमारा है। ज्यादातर पूर्वांचल में झगड़े 1-1 इंच के लोग मरते रहते हैं। इसलिए डेंग शॉपिंग राजीव गांधी से कहा, सुनो राजीव गांधी, ये सीमा छोड़ दो अगली पीढ़ी के लिए, हम सीमा का कुछ नहीं करेंगे, व्यापार की बात करो। राजीव गांधी को बात समझ में आ गई, हाँ भाई ठीक है, सीमा छोड़ो। बिना वजह सीमा सीमा चिल्ला रहे हैं, वहां से वहां तक भाग रहे हैं। सीमा छोड़ते हैं, व्यापार की बात करते हैं, लेकिन उस व्यापार के बाद हुआ क्या? कल इतना है।